प्रकरण के ऊपर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा भाई साहब, 7 से 8 मिनट सर। जनाब, रफाल के मसले पर भी बात करेंगे, मगर ये जो उसके कल एयर चीफ ने जो कहा था वो अलग ही स्टेटमेंट था, और कंपनी का स्टेटमेंट अलग है, उनके एयर चीफ का स्टेटमेंट अलग है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक चीज़ में मुझे लगता है कि देखिए, ये जो आज ब्रिक्स के अंदर अनाउंसमेंट हुआ है उसमें दुनिया की प्रत्यक्ष तो 36 ट्रिलियंस की जो इकोनॉमी है वो ब्रिक्स में इस वक्त शामिल है, जो अब हम बात कर रहे हैं। यहाँ यूरोप और अमेरिका को पछाड़ते हुए ब्रिक्स बहुत आगे निकलता जा रहा है, और अगर इसमें जो नए जिनको जोड़ने की बातें चल रही हैं उन सबको अगर जोड़ते हैं तो 60 ट्रिलियंस का बाजार बनता है पूरा ब्रिक्स का, यानी कि पश्चिम और पश्चिम का बाजार खत्म हो गया है। दो बातें हैं बड़ी आसानी से समझने की, जो भारत की कूटनीति किसी मजबूरीवश नहीं समझ पा रही है। वो ये है कि आगे जब जब जो ब्रिक्स में लोग शामिल हुए उन्होंने सोच विचार कर ही पूरा जो है अपने कदम उठाए, आगे पीछे होते रहे, मगर इस बार मजबूती से जो ब्राजील के अंदर हुआ, हालांकि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जैसे लीडर मौजूद नहीं थे, मगर उसके बावजूद एक मजबूती दिखी ब्रिक्स में, सिर्फ अगर भारत के स्टेटमेंट को छोड़ दें तो। क्योंकि इसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि जिस तरह का स्टेटमेंट ब्रिक्स में चाहता था भारत, वो नहीं हो पाया। पाकिस्तान का नाम नहीं जुड़वा पाया, निंदा जरूर हुई मगर वो वैसे नहीं हुई जैसे वो चाहते थे। तो एक गुस्सा भी हो सकता है, मगर ये गुस्से के अलावा भी बहुत सी बातें हैं। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये तो नहीं कहा ब्रिक्स में कि हम ब्रिक्स करेंसी ला रहे हैं, मगर ये कहा कि हम लोकल करेंसी में अब अपने ज्यादा फोकस करेंगे। इसका मतलब ही ये होता है कि डी डॉलराइजेशन को का एक सेंटेंस है, आप गिलास को आधा भरा हुआ कह ले या आधा खाली कह ले। तो उन्होंने आधा भरा हुआ कह दिया उस गिलास को, बताया तो आधा खाली ही है। कुल मिलाकर देखिए, यूरोप की जो इकोनॉमी है वो सैचुरेशन पॉइंट को टच नहीं कर चुकी बल्कि पार कर चुकी है, उससे ग्रोथ की कोई संभावना नहीं है। ग्रोथ होनी है एशिया में, एशिया में ग्रो हो रहा है, और इसी बाजार से बड़ी कंपनियां, इन्वेस्टर्स और बैंकर्स पैसा कमा सकते हैं, जिनके रास्ते ब्रिक्स चाइना की मदद से बहुत कुछ करने जा रहा है। शायद भारत इसमें पीछे रहने जा रहा है, क्योंकि ब्रिक्स एक फाउंडर मेंबर था, पहला लोन भी भारत को ही मिला था, बल्कि अंबानी को कहूं तो कुछ अलग नहीं होगा। मगर उन सब चीजों को भी दरकिनार करते हुए कुछ उद्योगपतियों के और कुछ विशेष सेंटिमेंट के को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूं कि इजराइल के दबाव में आकर अमेरिका की तरफ भारत का झुक जाना भारत के हितों के लिए कतई ठीक नहीं है। ये अलग बात है कि आज जो भी कुछ हुआ ये सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ कि भारत के साथ कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आया। भारत ने लोगों को जो ज्ञान दिया वो ज्ञान उन्हें पलट कर वापस मिल रहा है मोदी जी को। जैसे आप अमेरिका के दबाव में कोई पहुंच गए यूक्रेन, यूक्रेन जाके आपने कहा ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। जब आपके युद्ध का समय आया तो आपको वो याद दिला देंगे भाई बुद्ध का समय है कि युद्ध का समय है। तो बहुत सारी बातें जैसे जैसे हर आदमी को बिना सोचे समझे एक 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 स्पिरिचुअल ज्ञान दिया बल बजाय डिप्लोमेसी या कूटनीति की बात करने के। एक ऐसे ही जैसे कोई दार्शनिक बाबा किसी पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान दे देता है, अगर डिप्लोमेसी में इस तरह का ज्ञान आप दोगे तो फिर वो बाबा जी ज्ञान आपको वैसा ही मिलेगा जैसा मिल रहा है। तो यहाँ और सा बात ये है कि अगर भारत इसमें नहीं आता, जो टैरिफ में ना दोनों तरफ फंस चुका है भारत, इस पर बहुत आप एक्सप्लेन करेंगे अपने इंडिविजुअल प्रोग्राम में, मुझे उम्मीद है। आपसे बढ़िया अर्थव्यवस्था कोई नहीं जानता, मगर मैं जितनी जानता हूं अगर 26% टैरिफ लगा तो भी भारत गया, और अगर एफटीए साइन किया तो बिल्कुल गया। आपके पास एक्सपोर्ट करने को जिस क्षेत्र में है वो क्षेत्र जो है आपका किसानों के क्षेत्र से आता है, माइनिंग के क्षेत्र से आता है, और आपका आईटी के क्षेत्र से आता है। तो मैं आपको यहाँ याद दिला दूं कि जो ब्रीच हुआ है ईरान के अंदर सिक्योरिटी का, भारतीय आईटी सेक्टर ने जो सॉफ्टवेयर बनाए वो सॉफ्टवेयर बनाते नहीं है, माफ करना, ये इजरायली कंपनियों से प्लगइन्स लेते हैं, उनको कस्टमाइज करके जो गल्फ के देश हैं उन्हें गाड़ देते हैं। ये पोल खुल गई है क्योंकि उन्होंने पीछे से बग छोड़े, और इसलिए भारत की आईटी सेक्टर अनरिलायबल हो चुकी है पूरी तरह। सब चाइना को ऑर्डर जा रहे हैं, सब दूसरे देशों को ऑर्डर जा रहे हैं। भारत का आईटी सेक्टर बैठने जा रहा है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप अपने देश में जो चाहे करें।
जो आपसे कुछ चाहते हैं उनके साथ आप कर सकें, पर जो बहुत बड़ा बाजार आपको इंडिविजुअल मिला हुआ था वो आपसे बिल्कुल छटक चुका है, लोगों की वापसी चल रही है। ये एक इकोनॉमी का बड़ा खतरा आपको ये भी मंडरा रहा है। अब आप बात कर रहे हैं कि मतलब कुल मिलाकर ये है कि किसान और फार्मर्स आपके जाएंगे, अगर एफटीए किया तो भी जाएंगे, और आपने 26% लगा लिया तो भी जाएंगे। ये तो फंस चुका है, क्योंकि हमारे पास कोई विजन नहीं था, कोई प्लान नहीं था, ना हम इधर गए ना उधर गए, ना ही हमने कोई कंक्रीट बात की। जबकि ब्रिक्स की नीति ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो कहते हैं कि हम इंडिविजुअल जो देश हैं वो रिलेशन किसके कैसे हैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते। ब्रिक्स के जो मेंबर हैं वो ब्रिक्स की तरीके से काम करेंगे, यानी आपके ऊपर कोई बाधा नहीं थी कि आप पाकिस्तान से हाथ मिलाएंगे, ईरान के साथ संबंध कैसे रखेंगे, चीन से संबंध पर्सनली जो 1 to 1 है वो कैसे रखेंगे, मगर ब्रिक्स अगर कोई काम करता है तो आप उसके मेंबर रहेंगे। आपने इसका लाभ नहीं उठाया और आपने झुकाव दिखाने की कोशिश की। अब झुकाव की दो बातें मैं जो है आपको जवाब देने की कोशिश करता हूं साहब। जो स्थिति है और जो भय है, आखिर क्यों फैसले नहीं हो रहे, उसके बारे में बताता हूं। देखिए, हो सकता है कि आप चंद लोगों को, देश को डेमोक्रेसी में वोट पाने के लिए गुमराह कर दें, मगर सच्चाई जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब जानते हैं और वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मैक स्पीड की, किस कितने मैक स्पीड वाले जहाज पर लगाई जाने वाली मिसाइल एयर टू एयर कितने किलोमीटर तक वार कर सकती है, और वो आप उसे ईएमपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से जो है उसे जैम कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं। ये कल खुलासा तो नहीं करूंगा, मगर सच्चाई कुछ और है। और सच्चाई ये भी है कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग अगर ये कह रहे हैं कि चीन के पास वीडियो है, अमेरिका के पास वीडियो है, दरअसल ये एक तरह से इस सरकार की कूटनीति को गार्ड दे रहे हैं, सेव गार्ड दे रहे हैं। कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि आपके केरला के अंदर जो F-35 उतरा है और उसकी रिपोर्ट ये आ रही है विदेशों से कि वो ब्लैंक हो गया था, उसकी स्क्रीन पे घोस्ट इमेजेस आने शुरू हो गए थे, और वो मतलब आपने जबरदस्ती उसको हैक करके उतार लिया है। तो कुल मिलाकर ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का जो हमला होता है, जिस तरह ड्रोन उतारे जाते हैं, जहाज उतारे जाते हैं, अगर भारत के पास ये कूट काबिलियत थी तो J10C को हमने ब्लाइंड क्यों नहीं किया, उसकी स्क्रीन को हमने घोष स्क्रीन में क्यों नहीं बदला, उनको रास्ता भटकने पे मजबूर क्यों नहीं किया। ये बहुत से सवाल हैं। ये जो आपके पास ये तकनीक है भी कि नहीं, और है तो कितनी है कि B-52 को आप हैक कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि B-52 को चीन ने हैक कर लिया हो और उसने उसको घोष तस्वीर देकर जिस तरीके से ईरान के ऊपर जो है वो इस वक्त कल रात की बात है, जिस तरह हुतीज पर हमला करने आए अमेरिका के और इजराइल के जहाजों को वापस भागना पड़ा, तो उनके ऊपर जो नीचे से वार हुआ वो कम था। मैं आपको बता दूं कि उन पर ईएमपी का अटैक हुआ है और निश्चित रूप से वो चाइना ने किया है, इसलिए उनको भागना पड़ा है। तो सवाल ये है कि आपकी जो तकनीक डेवलपमेंट या जो आपने सीखा है या जो आपने प्राप्त किया है, क्या आप उसके लिए अमेरिका और चाइना दोनों से बार्गेनिंग करने की स्थिति में भी नहीं है, इसलिए आपको हर तरह की बात, एक इसका नाम लेने से बचते हो, उसकी बात मानने से डरते हो। तो जो स्थिति आपकी हो गई है और जो आप कहानियों के पीछे छुपना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। देश को मेरे ख्याल से स्पष्ट बताया जाना चाहिए, और आपकी इकोनॉमी कहाँ जाने वाली है, जो हर तरफ से आप कटते जा रहे हैं, प्रोडक्शन की कैपेसिटी आपकी है नहीं, नीति नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ दो उद्योगपतियों को बनाना चाहते हैं, कुटीर उद्योग आप लगाना नहीं चाहते। जिन दो उद्योगपतियों को आप बनाना चाहते हैं वो खुद बाहर से तकनीक लेके और वो इंपोर्ट करके असेंबल करके यहाँ पर काम चलाते हैं। तो कुल मिला के मुझे वोरा साहब देश की इंटरनल नीति, कूटनीति, डिप्लोमेसी और जियो पॉलिटिक्स एक टोटली फेलियर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है, और दहशत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। कहानी